जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जो मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिलते रहे। दोस्तों, सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा पीसीडीए स्पर्श का मैसेज पेंशनर के पास। जी हां दोस्तों, जब भी पीसीडीए स्पर्श कोई कोरिजेंडम पीपीओ बनाता है या फिर अपलोड करता है आपकी आईडी पर, तो दोस्तों आपके पास मैसेज आता है फोन पर कि आपका कोरिजेंडम पीपीओ इशू हो चुका है। और दोस्तों उस मैसेज के नीचे एक वेबसाइट लिखी होती है, और दोस्तों ये वेबसाइट होती है स्पर्श की। यानी स्पर्श पे आप जाइए, लॉग इन करिए, डॉक्यूमेंट सेक्शन पे आइए और वहां पे आप अपना कोरिजेंडम पीपीओ डाउनलोड करिए। दोस्तों, जब भी पीसीडी स्पर्श कोई कोरिजेंडम पीपीओ बना रहा होता है या फिर अपलोड कर रहा होता है, उसके बाद आपको मैसेज आता है। तो दोस्तों, जब भी आपके पास कोई मैसेज आए तो आप तुरंत स्पर्श पे लॉगिन करिए और अपना पीपीओ देखिए कि वहां पे कोई पीपीओ तो आया नहीं है स्पर्श की तरफ से। हो सकता है कि वो आपका OROP3 का पीपीओ। जी हां दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अभी आपका कोरिजेंडम पीपीओ भी बनाया जाएगा जिसमें आपकी OROP3 की पेंशन लिखी होगी। दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, तो दोस्तों हो सकता है कि आपके पास मैसेज आए कोरिजेंडम पीपीओ का कि आपका कोरिजेंडम पीपीओ बनाया जा चुका है, और आप स्पर्श पे जाइए, लॉगिन करिए और फिर आप वहां से डाउनलोड करिए। तो ऐसा मैसेज आपके पास आ सकता है। तो दोस्तों आप बीच बीच में स्पर्श पे लॉगिन करके अपना कोरिजेंडम पीपीओ जरूर चेक करते रहिएगा पीपीओ सेक्शन में जाकर, कि वहां पे कोई नया पीपीओ तो नहीं आ गया स्पर्श की तरफ से। इसलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि कई बार पेंशनर को पता नहीं रहता, उनको पता नहीं रहता करना क्या है, इसका असली मतलब है क्या। तो दोस्तों मैंने आपको गाइड कर दिया कि हो सकता है कि आपके पास आगे चलकर कोरिजेंडम पीपीओ का मैसेज आए कि आपका कोरिजेंडम पीपीओ इशू हो चुका है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, स्पर्श पे जाना है, लॉगिन करना है, डॉक्यूमेंट सेक्शन में आना है, और दोस्तों वहां पे जो कोरिजेंडम पीपीओ का ऑप्शन आता है वहां पे आपको जाना है। यानी पीपीओ का जो ऑप्शन आता है वहां पे जाना है, वहां पे आपको अपने पीपीओ चेक करने हैं। हो सकता है कि आपका OROP3 का पीपीओ अपलोड हो जाए आगे चलकर, तो बीच बीच में आप चेक करते रहिएगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एक लेटर है जो स्पर्श ने लिखा है, और दोस्तों ये लिखा है OIC ECHS पॉलीक्लिनिक को। दोस्तों ये लेटर लिखा गया है 4 सितंबर 2023 का, यानी एक पुराना लेटर है। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि काफी पेंशनर्स चाहते हैं कि हम अपना FMA बंद करा दें, फिक्स मेडिकल अलाउंस का जो पैसा ले रहे हैं 1,000 रुपए, वो बंद करा दें। इसलिए दोस्तों इस लेटर को मैं लेके आया हूं। पुराना लेटर है लेकिन समझाना जरूरी है। दोस्तों यहां पर स्पर्श पीसीडी ने बताया OIC पॉलीक्लिनिक को और पेंशनर को भी बताया कि अगर पेंशनर का FMA बंद करना है, फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा बंद करना है 1,000 रुपए, तो दोस्तों वो ऑप्शन पेंशनर को खुद मिलेगा स्पर्श पे। जी हां दोस्तों, क्या लिखता है दोस्तों यहां पे पीसीडी क्या बता रहा है, विद रेफरेंस टू योर लेटर। यानी दोस्तों किसी ने ग्रीवांस डाला था सीपी ग्राम में अपना FMA का पैसा रुकवाने के लिए, फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा बंद कराने के लिए। तो पीसीडी ने यहां पे बताया, इट इज इंटीमेटेड दैट फॉर सेसेशन ऑफ FMA पेंशनर इज रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट नो फॉर फिक्स मेडिकल अलाउंस ऑन स्पर्श पोर्टल बाय यूजिंग स्पर्श यूजर आईडी एंड पासवर्ड। जी हां दोस्तों, ये काम आप स्पर्श पे लॉगिन करके भी कर सकते हैं, अपना FMA बंद करा सकते हैं। यानी दोस्तों उसमें एक ऑप्शन आएगा जिसमें आएगा नो, आपको नो सिलेक्ट करना है, यानी आप FMA का पैसा नहीं चाहते, आप स्टॉप कराना चाहते हैं फिक्स मेडिकल अलाउंस का भत्ता अलाउंस, तो आपको नो करना पड़ेगा। जैसे ही आप नो करेंगे तो दोस्तों फिर आपका FMA रुक जाएगा, और जो अगले महीने की पेंशन स्लिप होगी उसमें आपको वो दिखेगा, फिर वो 1,000 रुपए उसमें शो नहीं होंगे। वही दोस्तों यहां पे पीसीडी बता रहा है, यानी यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ आप लॉग इन कर लेंगे स्पर्श पे, और दोस्तों वहां पे होगा फिक्स मेडिकल अलाउंस का ऑप्शन, वहां पे आपको नो करना है। आफ्टर दिस FMA डिडक्शन विल स्टॉप एंड इट विल रिफ्लेक्ट इन योर नेक्स्ट मंथ पेंशन स्लिप। जैसे ही दोस्तों आप नो कर देंगे तो आपका पैसा रुक जाएगा, और जो अगले महीने की पेंशन स्लिप होगी उसमें रिफ्लेक्ट होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। इन केस द पेंशनर इज अनेबल टू डू द सेम, ही इज एडवाइज्ड टू लाइज विद हिज रिस्पेक्टिव रिकॉर्ड ऑफिस टू रेज ए क्लेम फॉर डेटा करेक्शन थ्रू स्पर्श फॉर स्टॉपेज ऑफ FMA। दोस्तों अगर आप खुद FMA का पैसा बंद नहीं कर पा रहे स्पर्श पे, आपको समझ नहीं आ रहा,
तो दोस्तों आप फिर रिकॉर्ड ऑफिस से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, यानी एक रिक्वेस्ट आप डाल सकते हैं रिकॉर्ड ऑफिस को भी कहकर। तो दोस्तों रिकॉर्ड ऑफिस के बेस पर आपका एफएमए का पैसा रुक जाएगा अगर आप एफएमए नहीं लेना चाहते। एक और चीज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, काफी पुराना कुछ पेंशनर का एरियर होता है एफएमए का, वो भी लिया जा सकता है। उसके लिए आपको रिकॉर्ड को लेटर लिखना पड़ेगा। अगर बहुत पहले से आपको एफएमए का पैसा मिलना था, पहले नहीं मिला कभी बहुत पुराने टाइम पे, तो दोस्तों उसका भी पैसा लिया जा सकता है। उसके लिए भी दोस्तों एक लेटर लिखना पड़ेगा रिकॉर्ड के नाम। तो दोस्तों सारा काम आपका हो जाएगा। तो दोस्तों यही यहां पे बताया है पेंशनर को भी पीसीडीए ने और ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक को भी। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एक और लेटर है और ये लेटर है 15 लाख रुपए का। काफी पेंशनर कमेंट कर रहे थे कि सर 15 लाख पर कोई नई खबर नहीं आ रही, कुछ नई खबर बताइए 15 लाख पर। अभी तो ओआरओपी 3 की ही खबर चल रही थी। दोस्तों 15 लाख पे एक लेटर आया है और दोस्तों ये लेटर दिया है रिकॉर्ड ऑफिस ने, यानी पेंशनर को लिखा है ये लेटर। पेंशनर ने रिकॉर्ड को लिखा था कि 15 लाख की खबर सही है या फिर गलत है। हमने भी युद्ध लड़े हैं 1971 का, 1965 का, मेरे पास भी मेडल हैं, ऐसा पेंशनर ने बताया, तो हमें भी 15 लाख रुपए दिया जाए, ऐसा पेंशनर ने लिखा था अपने रिकॉर्ड को। तो दोस्तों रिकॉर्ड ने यहाँ पे लेटर लिखा है पेंशनर को। 10 सितंबर 2024 का ये लेटर है। तोपखाना अभिलेख आर्टिलरी रिकॉर्ड उनकी तरफ से ये लेटर है, जिसमें दोस्तों रेफरेंस दे रखा है, यानी उन्होंने एक तरीके का आरटीआई भी डाला था और दोस्तों कहीं ना कहीं सीपी ग्राम का भी सहारा लिया था। रिकॉर्ड ने दोस्तों यहां पे लिखा है, इट इज इंटीमेटेड दैट दिस ऑफिस हैज नॉट रिसीव्ड एनी डायरेक्शन ऑन द सब्जेक्ट फॉर प्रोसेसिंग सच केस। यानी हमारे पास अभी ऐसे कोई डायरेक्शन नहीं है कि हम आपको इसकी राशि दे सकें या फिर जो इसका काम है वो हम कर सकें 15 लाख रुपए के बारे में। ऐसा दोस्तों रिकॉर्ड ने बताया कि इनके पास अभी कोई अथॉरिटी नहीं है ये सब चीज देने की या फिर करने की। फिर उन्होंने क्या लिखा है, योर एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड ऑन रिसिप्ट ऑफ डायरेक्शन फ्रॉम हायर हेडक्वार्टर। आपकी जो एप्लीकेशन है उस पर तभी विचार किया जाएगा, उसको तभी देखा जाएगा जब हायर हेडक्वार्टर से हमारे पास कोई डायरेक्शन आएंगे। अगर हायर हेडक्वार्टर से, हायर अथॉरिटी से हमारे पास अगर कुछ इंस्ट्रक्शन आएंगे, तभी हम आपकी एप्लीकेशन को देखेंगे, तभी हम उस पर कुछ कार्रवाई कर सकेंगे। तो दोस्तों रिकॉर्ड ने भी यहां पे मना कर दिया कि हम अभी कुछ नहीं कर पाएंगे आपकी एप्लीकेशन पे, अगर आप 15 लाख रुपए के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा रिकॉर्ड ने भी कह दिया। दूसरी तरफ जिला सैनिक बोर्ड वालों ने भी यही कहा है कि हमारे पास अभी ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है जिसके बेस पर हम 15 लाख रुपए का कुछ काम कर सकें या फिर कुछ आगे कुछ कर सकें। तो दोस्तों डाटा तो भेजा जा रहा है, पेंशनर अपना डाटा भेज रहे हैं, कोई डीएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट भेज रहा है, कोई जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू भेज रहा है, कोई रिकॉर्ड ऑफिस भेज रहा है, मतलब पेंशनर काम कर रहे हैं, अपना डेटा भेज रहे हैं। आप डेटा भेजिए, बाकी दोस्तों आगे देखेंगे। अभी इनके पास अथॉरिटी नहीं है, तभी ये मना कर रहे हैं कि हम इन चीजों को नहीं देख पाएंगे, ना ही कर पाएंगे आगे। दोस्तों अभी तक तो यही माहौल बना हुआ है 15 लाख अमाउंट के बारे में। जिला सैनिक बोर्ड भी कई बार मना कर रहा है और जो रिकॉर्ड ऑफिस है वो भी कई बार मना कर रहा है, लेकिन फिर भी पेंशनर्स भेज रहे हैं अपना डाटा जैसा पहला उनसे मांगा गया था। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एक एप्लीकेशन है, एक पेंशनर ने मुझे एक एप्लीकेशन भेजी थी और दोस्तों इन पेंशनर ने ये एप्लीकेशन किसी दूसरे यूट्यूब चैनल से ली थी, यानी पेंशनर को समझ में नहीं आ रहा कि ये एप्लीकेशन है क्या, रियल है, फेक है, या पेंशनर ये भरकर भेजें या नहीं भेजें। सबसे पहले दोस्तों एक एप्लीकेशन है जिसमें ये फॉर्म है, जिसमें पेंशनर पूछ रहे हैं क्या ये फॉर्म सही है। दोस्तों ये फॉर्म है एसीपी लेने के लिए, एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन का लाभ लेने के लिए। अगर आप 7 अगस्त 2003 से 31 दिसंबर 2005 के बीच में आए हैं तब आपको इसका लाभ मिलेगा। एप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल रियल एप्लीकेशन है, आप भरकर अपने रिकॉर्ड को दे सकते हैं। यही दोस्तों इसमें लिखा हुआ है। इसमें दोस्तों अपना आप आर्मी नंबर लिख देंगे, जो भी आपका नंबर है, रैंक, नेम, सब कुछ लिख देंगे, कब आपका एनरोलमेंट हुआ, कब आप रिटायर हुए, आपका पीपीओ नंबर क्या है, आपने कितनी आपकी सर्विस है दोस्तों, क्वालिफाइंग सर्विस यहाँ पे मेंशन कर देंगे, एज पर पॉलिसी ऑफ एसीपी विच वॉज एप्लीकेबल फ्रॉम। दोस्तों यही इसमें लिख रखा है। अगर आप 7 अगस्त 2003 से 31 दिसंबर 2005 के बीच में आए हैं तो आपको एसीपी का लाभ मिल सकता है अगर आप ये एप्लीकेशन फॉरवर्ड करते हैं अपने रिकॉर्ड को।
इसके रूल क्या है ये मैं आपको समझा देता हूं। दोस्तों, अगर आप सिपाही हैं, अगर आप नायक हैं, अगर आपकी टोटल क्वालिफाइंग सर्विस 20 साल से ऊपर है तो आपको एसीपी हवलदार की पेंशन। अगर आप सिपाही हैं, अगर आपकी सर्विस 10 साल से ऊपर है तो फिर एसीपी नायक की पेंशन। यानी अगर सिपाही हैं, नायक हैं, अगर आपकी टोटल सर्विस 20 साल से ऊपर जा रही है तो आपको हवलदार की पेंशन मिल जाएगी, हवलदार की एसीपी मिल जाएगी। अगर कोई सिपाही है, अगर उसकी 10 साल से ऊपर क्वालिफाइंग सर्विस है तो फिर नायक की पेंशन मिल जाएगी। यानी एसीपी के रूल के अंतर्गत सिर्फ 2 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन आपको मिलेंगे, पहला नायक का, दूसरा हवलदार का। तो दोस्तों, अगर आप एलिजिबल हैं, इस पीरियड के बीच में आए हैं 7 अगस्त 2003 से 31 दिसंबर 2005 के बीच में, तब आप अपने रिकॉर्ड को ये एप्लीकेशन भर के भेज सकते हैं। जी हां दोस्तों, इसके बेस पर आगे की कार्रवाई हो पाएगी। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा नोशनल इंक्रीमेंट पे। जी हां दोस्तों, एक खबर आई है पेपर में जिसमें लिखा है 30 जून को सेवानिवृत्त होने वालों को मिलेगी अतिरिक्त वेतन वृद्धि। उनको मिलेगा जुलाई का नोशनल इंक्रीमेंट जो 30 जून को आए हैं। सरकार ने दी कर्मचारियों को 2 सौगातें, एचआरए के नियमों में संशोधन। जी हां दोस्तों, वैसे इसमें एचआरए की भी बात कही है लेकिन मैं आपको समझाऊंगा नोशनल इंक्रीमेंट पे बात। फाइनेंस विभाग ने 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले राज्य कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया है। दोस्तों, यह खबर है राज्य कर्मचारियों के लिए, जो राज्य के कर्मचारी हैं, स्टेट के जो कर्मचारी हैं उनके लिए है। इस निर्णय के अंतर्गत राजस्थान सिविल सेवा नियम 2008 और इसके बाद के नियमों के तहत सेवा करने वाले कर्मचारियों को जो 30 जून को सेवानिवृत्त हुए हैं उनको 1 जुलाई को लागू होने वाले वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। यानी जो 30 जून में रिटायर हुए हैं उन्हें 1 जुलाई से मिलने वाला इंक्रीमेंट दिया जाएगा। दोस्तों, इसमें एक महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है, यह फायदा सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो 1/1/2006 के बाद आए हैं। जी हां दोस्तों, जो पेंशनर्स 1/1/2006 के बाद आए हैं उन्हीं को नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। यह बात इसमें लिखी गई है। हालांकि दोस्तों, इसमें स्टेट के पेंशनर के लिए यह बात लिखी हुई है, जो स्टेट के पेंशनर है। दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है 30 जून 2006 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को जिन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति के बाद 1 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, यानी 30 जून में वो रिटायर हुए और उससे पहले पूरे 1 साल की उन्होंने सर्विस करी है, 1 साल की, तो उनको उसका फायदा मिलेगा 1 जुलाई का इंक्रीमेंट देकर। हालांकि इस वृद्धि को केवल पेंशन उद्देश्यों के लिए मान्य किया जाएगा, सिर्फ पेंशन ही आपकी बढ़ेगी। बाकी दोस्तों ग्रेजुएटी, लीव इनकैशमेंट, कम्यूटेशन पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा दोस्तों इन्होंने बताया। हालांकि दोस्तों ये राज्य कर्मचारी को इन्होंने ये लिखा है। दोस्तों, इन्होंने ये बताया कि ये लाभ 1 जुलाई 2006 से लागू होगा। दोस्तों, इसका मतलब है कि जो 1/1/2006 के बाद आए हैं उनको इसका बेनिफिट मिलेगा, ऐसा दोस्तों इन्होंने बताया। तो दोस्तों, अभी तक केंद्र के कर्मचारियों के लिए डीओपीटी की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं है, डीओपीटी ने अभी तक इस पे कोई ऑर्डर नहीं निकाला है, इसलिए जो केंद्र के कर्मचारी हैं, सेंट्रल के पेंशनर हैं, उनको अभी यहां पे वेट करना पड़ेगा। चलते अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा ओआरओपी 3 में विसंगति को लेकर। जैसी दोस्तों टेबल आई थी ओआरओपी 3 की, वैसे दोस्तों मैंने वीडियो बनाया था, मैंने आपको बताया था कि किसकी कितनी पेंशन बढ़ी, और मैंने आपको उसमें यह भी बताया था कि ओआरओपी 3 में बहुत सारी विसंगतियां हैं, बहुत सारी विसंगतियां हैं। मैंने आपको पहले दिन ही बता दिया था जब टेबल्स आई थी। तो दोस्तों यही सब जानकारियां अब पेपर में भी आ रही हैं, पेपर में भी आ रही हैं, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं। नए ओआरओपी 3 पेंशन टेबल में और ज्यादा विसंगतियां। जी हां दोस्तों, जो ओआरओपी 3 आई है उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं, जितनी ओआरओपी 2 में थी उससे और कहीं ज्यादा, जितनी ओआरओपी 1 में थी उससे और कहीं ज्यादा ओआरओपी 3 में विसंगतियां। तो दोस्तों संयुक्त मोर्चे ने कहा कि पूर्व सैनिकों का जारी रहेगा आंदोलन। जी हां दोस्तों, अब और तेजी से आंदोलन जारी हो गया है ओआरओपी 3 की विसंगतियों को दूर करने के लिए, क्योंकि दोस्तों ओआरओपी 3 में तिगनी चौगनी विसंगतियां हैं, बहुत सारी विसंगतियां हैं। तो दोस्तों इन विसंगतियों से निपटना पड़ेगा, वो भी भारत सरकार से, यही इसमें लिखा हुआ है। एकजुट होकर संघर्षरत रहें। अब दोस्तों एकता दिखानी पड़ेगी, एकता दिखानी पड़ेगी, आपको एकजुट होना पड़ेगा, तभी कुछ अच्छा नतीजा हासिल हो सकता है आगे।
तभी कुछ अच्छा हो सकता है। तो दोस्तों आप एकजुट हो जाइए, एक मुट्ठी बनिए, और जो भी गलतियां हैं OROP की, 3 की, वो लगातार सरकार तक पहुंचाइए, आंदोलन करिए। तो दोस्तों अब अलग अलग होने का टाइम नहीं है, अब एक होने का टाइम है, एक होने का टाइम है। अपनी एकता दिखाइए, संख्या बल दिखाइए, तभी कुछ होगा। यही सब चीजें इसमें लिखी हुई हैं। अगर सुधार चाहते हैं आप 1 रैंक 1 पेंशन टेबल में, तो दोस्तों यही कुछ जानकारी थी जो मैं लेके आया था। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।